जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सीटेट का इम्तिहान ऑफलाइन मोड में होगा, इसलिए आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही है कि ऑफलाइन मोड के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाइए। तो आज हम लोग दिसंबर सन 2021 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए अहम सवालात को हल करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पैसेज है और पैसेज पे मबनी कुछ सवालात हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो चलिए पैसेज के 121 से लेकर के 128 तक के जो सवालात हैं वो हल कर लेते हैं। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं क्योंकि पैसेज छोटा है। अगर आप लोगों को पैसेज बड़ा मिले तो पहले आप क्या कीजिए, पहले सवालात पढ़िए, सवालात से आप कुछ वर्ड्स को ध्यान में बैठाइए, उन वर्ड्स को पैसेज में ढूंढिए और उन वर्ड्स के अगल बगल के सेंटेंसेस को पढ़िए तो आपको जवाबात ढूंढने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पे केरला से रिलेटेड ये पैसेज है कि रियासत केरला कर्नाटक के जनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। केरला से दो स्टेट मिलते हैं, कौन कौन? कर्नाटक और तमिलनाडु। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। कौन से दरख्त? नारियल के। जिस पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ना वो सवालात के जवाब हैं, ठीक है। केरला के मानी क्या है? नारियल का घर है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा है। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम, ठीक है। ओणम क्या है? मैंने यहाँ पे ओणम पे ध्यान दिया ना। ओणम क्या है? ये यहाँ का ख़ास त्यौहार है। और जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में ही होती है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा बारिश केरला में होती है। यहाँ का जो ज़्यादातर इलाका है वो कैसा है? कैसा ज़्यादातर इलाका? पहाड़ी है। गर्मी बहुत पड़ती है। केरला में जगह जगह, केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? हाथियों के झुंड और इनमें रोजवुड और सागवान के दरख्त पाए जाते हैं। कौन से दरख्त? रोजवुड और सागवान के, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को स्क्वायर करके ऐसे रेक्टेंगल करके दिखाई हैं, वो सब चीज़ें आपके ध्यान में होंगी। चलिए अब आते हैं सवालात पे। पहला जो सवाल है वो आपके सामने है ये कि केरला के चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं। तो केरला में चारों तरफ जो आपको दरख्त नज़र आते हैं वो आपको नारियल के नज़र आते हैं क्योंकि केरला के माने नारियल का घर ही है, ठीक है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है केरला का ख़ास त्यौहार कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था कि ओणम है, ठीक है। अगर मैं पूछूं पोंगल ये कहाँ का ख़ास त्यौहार है, ईवीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है। केरला में ज़्यादातर इलाके कैसे हैं, तो मैंने बताया था केरला के ज़्यादातर इलाके पहाड़ी हैं। अगला सवाल जो है कि केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नज़र आते हैं, तो हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। केरला के जंगलों में और कौन से दरख्त पाए जाते हैं, तो मैंने बताया था आप लोगों को ख़ास तौर से ध्यान देने के लिए कहा था कि रोजवुड और सागवान ये लफ्ज़ याद रखिए क्योंकि केरला के जंगलों में ये दरख्त ख़ास तौर से पाए जाते हैं। वैसे तो केरला में हर जगह नारियल दिखाई देता है लेकिन उसके जंगलों में और जो दरख्त सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो है रोजवुड और सागवान। उसके बाद वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है सरहद की जमा, तो यहाँ पे सरहद की जमा सरहदें, जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। ख़ास का मुतज़ाद पूछा जा रहा है तो आम हो जाएगा। और रियासत केरला किन दो रियासतों की सरहदें मिलती हैं, तो रियासत केरला से कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों की सरहदें मिलती हैं।
तो ये था पैसेज। ऐसे ही एक और पैसेज भी है, उसे आप लोग खुद से हल करिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। पेडागोजी का पहला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में, किसमें, लैंग्वेज एक्विजिशन में, भाषा अर्जन में बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है? टीचर, घर, स्कूल या फिर मीडिया? जाहिर सी बात है, जो बच्चा ज़बान का इक्तिसाब करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मादरी ज़बान की हुसूलियाबी कहते हैं। यानी कि ज़बान का इक्तिसाब करने में बच्चा मादरी ज़बान को आत्मसात करता है, ऑब्जर्व करता है, सीखता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मादरी ज़बान जो होती है वो घर की ज़बान होती है। इसलिए ज़बान के इक्तिसाब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो है घर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। किस टीचिंग मेथड में हम ग्रामर के रूल्स को याद करते हैं? क्या वो स्ट्रक्चरल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, कवायद का वजाहती तरीका है या फिर फितरी तरीका यानी नेचुरल मेथड? तो कवायद का जो वजाहती तरीका है इसमें हम ग्रामर के रूल्स को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि ज़बान की आमोजिश में कौन अहमियत नहीं रखता है? किसकी अहमियत बिल्कुल नहीं है? देखो, तरतीब यानी कि एक क्रम में हो, ये भी सही है। खुद एतमादी यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ये भी लैंग्वेज लर्निंग में इम्पोर्टेंट है। और लर्निंग जो अप्रोच हैं, आमोजशी रवैये हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन तर्जुमा ये लैंग्वेज लर्निंग में इम्पोर्टेंट नहीं है। तर्जुमा ये आप एक ज़बान से दूसरी ज़बान में करेंगे तो इससे आपका लैंग्वेज लर्निंग नहीं होगी, तो बाकी के मुकाबले कम अहमियत का हामिल है तर्जुमा। अगला सवाल यह है कि आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप बच्चों को राइटिंग स्किल सिखाना चाहते हैं, तो एज ए टीचर क्या बच्चों से हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों को उनके खुद के जो आइडियाज़ हैं, जो उनके खुद के अनुभव हैं, उन्हें एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशखत अंदाज में यानी अच्छी राइटिंग में एक पैसेज लिखने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों को ब्लैक बोर्ड से हरूफ को लिखने की अपॉर्चुनिटी देंगे? तो देखो, बच्चा अच्छा मुसन्निफ, अच्छा राइटर कब बनेगा? जब वो खुद के आइडियाज़ को, खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, तभी वो अच्छा राइटर बनेगा। तो अगर एज ए टीचर हमें बच्चों को लिखना सिखाना है तो बच्चों को उनके ख़यालात कलमबंद करने का हमें मौका देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि TLM जो है उसको चूज़ करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि तदरीसी आमोसी मवाद जब आप बच्चों के लिए सेलेक्ट करेंगे तो उसे करीबी बाज़ार में नियर बाई मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, या फिर उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए, या फिर उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए। तो याद रखिए, जब कभी भी आप TLM का यूज़ करेंगे तो TLM ऐसा हो जो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो और बच्चों को उससे सीखने में मदद मिले और मरबूत अंदाज में वो इस्तेमाल होने वाला हो। यानी कि अगर आप लोग मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप भारत का नक्शा नहीं दिखाएंगे, आप ग्लोब नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसमें जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे अबेकस वगैरह का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो याद रखिए, बच्चों के लिए TLM को चूज़ करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि TLM जो हो वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो और सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ होने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 141, ये कुछ ऐसा सवाल है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। इसको मैं पढ़ता हूँ और फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए,
दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सौतियों की अदायगी में बाज़ ध्वनियों यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको अदा करने में दिक्कत हो रही है। तलबा की इस परेशानी को हल करने की सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली, सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी? पहला है कि इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सौतियों की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश किया जाए, यानी कि एक मॉडल दिखाया जाए हमारे मुंह का और उससे बताया जाए कि यहाँ से अलिफ अदा होता है, यहाँ से बे अदा होता है, यहाँ पे काफ अदा होता है, यहाँ पे रॉद अदा होता है। इस तरह से आप सिखाएंगे। या फिर उसे हम काफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर मतन को बावाज़ बुलंद पढ़ना चाहिए। तो बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो ये भी अच्छी चीज़ है, मॉडल दिखाएंगे तब भी अच्छी चीज़ है। मतन को बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए और सौतियों को नुमायाँ करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। चौथा है तलबा को मश्क देनी चाहिए। ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ज़्यादातर ये बार बार इसमें आ गया तो ये निगेटिव हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन पॉजिटिव हैं और 2 ऑप्शन निगेटिव हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो आप तो बुलंद आवाज़ से उनको पढ़वाएंगे और उनको मॉडल दिखा के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जोड़वा सरगर्मी है उसे कम करवाएंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये भी कुछ हद तक गलत है। लेकिन पता है सीटेट ने जवाब क्या माना है? सीटेट ने इसका जवाब दूसरा वाला ऑप्शन माना है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि आप अगर कोई भी बच्चा किसी हर्फ को अदा करने में दिक्कत महसूस कर रहा है तो आप उसे हम काफिया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसे जोड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि दिक्कत कर रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे ये अगर ऑप्शन सही है तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा कि तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे कम मुअस्सिर सरगर्मी क्या है? अगर ये कर दें सबसे कम मुअस्सिर सरगर्मी तो सीटेट के मुताबिक जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को इसका पोस्टमार्टम समझ लीजिए कर दिया, बाकी आप बेहतर जानते हैं कि इसमें जो गलती है वो क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 145 देखो। उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात यानी कि बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म को डेवलप करेगा? देखो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी क्लास में एक से ज़्यादा ज़बानें इस्तेमाल होंगी तभी क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म का एटमॉस्फियर होगा। अब देखो कौन सा सवाल है जिसमें बहुत सारी ज़बानें इस्तेमाल होंगी। पहला है एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? तो बच्चे बताएंगे तो सब बताएंगे 10 फुट 15 फुट। तो ये तो एक ही जैसा सवाल, एक ही जैसा जवाब हुआ। सब्जियों के नाम अपनी अपनी ज़बान में बताओ। तो कोई बच्चा बताएगा लेडी फिंगर, कोई बच्चा बताएगा भिंडी कोई बच्चा बताएगा तोरई, कोई बच्चा बताएगा सरपुतिया, कोई बच्चा बताएगा नेनुआ। तो इस तरह से सब अपनी अपनी ज़बान में सब्जियों का नाम बताएंगे। तो इस तरह से क्लासरूम में बहुत सारी भाषाएं इस्तेमाल होने लगेंगी और जो क्लासरूम को बहुभाषी बना देंगी। यानी कि जो दूसरा वाला सवाल है कि सब्जियों को अपनी ज़बान में बताओ सब्जियों के नाम को, तो ये जो सवाल है वो क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषिकता को, कसीर लिसानियात को फ़रोग़ करेगा। इब्तदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए। हम छोटे बच्चों को नज़में पढ़ाते हैं ना, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, तो क्यों पढ़ाना चाहिए? यह लर्नर्स को टारगेट लैंग्वेज हदफ ज़बान बोलने का मौका देती हैं इसलिए। या फिर आमोज़गार को नज़्म ज़ब्त में डिसिप्लिन में रहने के लिए ये नज़में पढ़ानी चाहिए। या फिर हदफ ज़बान के कवायद की आमोज़िश मददगार होगी। या फिर मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद होगी। तो सिंपल सी बात है, हम बच्चों को, छोटे बच्चों को
नज़्म इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि जिस ज़बान में हमें बच्चे को तालीम देनी है उस ज़बान का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले। मान लीजिए हमें अंग्रेज़ी पढ़ानी है तो हम क्या करते हैं कि शुरुआत में ही बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाते हैं। मकसद यही होता है कि बच्चा महसूस हो सके, बच्चा इन्जॉयमेंट उसको हो, इंटरटेनमेंट हो और वो टारगेट लैंग्वेज बोलने का उसे अवसर मिले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। ठीक है ना। चलो इस सवाल का जवाब बताओ। एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का यानी लिसनिंग स्किल की जो एक्टिविटी है वो करने की सोची। उसने क्या किया, उसने इस अमल में आमोजगारों को पार्टिसिपेट करने के लिए चंद गौर खौज की यानी चिंतन करने की गतिविधि या चिंतन करने वाले कामों का मंसूबा बनाया। जैसे दिलचस्पी पैदा करने वाले सवालात और बहस व मुबाहिसा के लिए कुछ तफसीली सवालात। तो ये जो तैयारी टीचर करा रहा है इसे आप क्या कहेंगे? सुनने से पहले की सरगर्मी, सुनने के दरमियान की सरगर्मी, सुनने के बाद की सरगर्मियाँ या सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा। तो यहाँ पे टीचर क्लासरूम में सुनने की एक्टिविटी करने के लिए वो गौर खौज करवा रहा है, दिलचस्पी पैदा करने वाले सवालात और डिस्कशन करवा रहा है। तो वो सुनने से पहले की सरगर्मी कराना चाह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला कहाँ गया जी? हाँ क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे है। हाँ कि तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पे तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पे बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। यानी कि पहले ही फार्मूला बता दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। फार्मूला पहले ही बता दिया। अब ये फार्मूला जहाँ कहीं पे भी आए डायरेक्ट 1 लिख दो। तो ये जो मेथड है वो कौन सा है? इसको हम कहेंगे निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। इसे उर्दू में इस्तिखराजी तरीका कहते हैं। पहले ही रूल बता दो फिर एग्जाम्पल कराओ तो वो इस्तिखराजी तरीका होगा। जबकि इसके उल्टे होता है, पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाए, उसी एग्जाम्पल से रूल को क्रिएट कर दिया जाए तो वो हमारा कहलाता है कौन सा विधि? आगमन विधि, जिसे हम उर्दू में इस्तिकराई तरीका और अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पहले ही रूल फिर एग्जाम्पल, तो इसलिए ये इस्तिखराजी तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आमोजगार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है ये पूछा जा रहा है। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन बच्चा कैसे करता है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चा इंटरेक्शन करेगा तभी लैंग्वेज एक्विजिशन करेगा, भाषा अर्जन करेगा। तो फितरी तामुली माहौल में जब वो ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा तभी बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 143। इसमें सिंपली पूछा जा रहा है लतीफ़ अर की महारत। लतीफ़ अर की महारत क्या होती है? तो इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल कहते हैं। इसका उर्दू में हर साल अलग अलग तर्जुमा करके पूछ देता है। कभी इसको नफीस हर की महारत के नाम से पूछता है, कभी इसको पेचीदा हर की महारत के नाम से पूछता है, कभी इसको बेहतरीन हर की महारत के नाम से पूछता है। और सन 2021 दिसंबर में इसको पूछा था लतीफ़ हर की महारत। तो वो महारत जिसमें आपके जिस्म के छोटे छोटे आज़ा इस्तेमाल होते हैं, जैसे उंगलियों का इस्तेमाल होता है, तो वो आपकी जो महारत है उसे हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल। तो जब आप लिखते हैं तो लिखने में आपका पूरा शरीर नहीं बल्कि उंगलियां सिर्फ इस्तेमाल होती हैं, इसलिए लिखना आपका फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये पूछा जा रहा है कि पोस्टर के हवाले से कौन सी बात सही नहीं है। क्लासरूम में पोस्टर या फिर तस्वीर के हवाले से क्या सही नहीं है। पहला है कि ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहदे का मौका देता है। सही बात है, जब आप पोस्टर लगाते हैं क्लासरूम में तो इससे बच्चे उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। यह बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका देता है। ये बात भी सही है, तस्वीरों से बच्चे खुद को एक्सप्रेस करते हैं। यह बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ये बात भी सही है। यह बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग देने में मदद देता है। तो बताओ तस्वीरों से बच्चा सुनेगा क्या? तो जब तस्वीरें बोलती ही नहीं हैं तो उससे सुनने की महारत के फ़रोग का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमारा ऑप्शन गलत होगा वो चौथा वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ तक कि इब्तदाई ख्वानदगी की सतह पर डैश शुमार होता है। डैश भी लिखने में शुमार होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, ऐसे आम उम बनाते हैं ना। मैं देखो मैं कितना अच्छा आम बना दिया, इतना अच्छा आम बना दिया कि इसको निकाल के तुम लोग खा जाओगे। मजाक कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। बहरहाल तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे इस तरह से ड्राइंग बनाते हैं ना, तो ये ड्राइंग जो होती है इसको लिखना कहते हैं। ठीक है, वो ड्राइंग से अपने निशानात को बामानी कर रहा होता है, यानी वो लिख रहा होता है। तो इब्तदाई ख्वानदगी की सतह पर ड्राइंग भी लिखने में शुमार होती है। ये बताओ, आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है कि कौन आमोज़गारों की ज़बान की जांच के बारे में सबसे ज़्यादा अहम है। कुछ लोग सोच रहे होंगे तामुल, पॉजिटिव लगा दो। नहीं, तामुल जो है ये लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में, भाषा विकास में, ज़बान की नशोनुमा में मददगार होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की आपको जांच करना है, बच्चे का मूल्यांकन करना है। तो बच्चे के मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो एक बस्ता होता है जिसमें बच्चे की एजुकेशनल प्रोग्रेस, बच्चे के द्वारा बनाया गया चार्ट, बच्चे की मार्कशीट वगैरह होती है। जब कभी भी एक टीचर को किसी बच्चे का मूल्यांकन करना होता है तो उसकी पोर्टफोलियो को देख के आसानी से कर सकता है कि पोर्टफोलियो उसकी कैसी है। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे बच्चों की ज़बान की जांच के बारे में पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 15 सवाल पेडागोजी के और एक पैसेज हमने हल किया। ये सन 2022 में पूछा गया सवाल नहीं था, बल्कि सन 2021 दिसंबर के महीने में ये क्वेश्चन पेपर कराया गया था। ठीक है, तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।